सो हेलो फ्रेंड, चलिए सिसरो के बारे में पढ़ते हैं। तो हालांकि ये प्रीवियस मिनट के पेपर में नहीं है थिंकर, लेकिन आरपीएससी में ये थिंकर है, तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। चलिए जीवन परिचय देखते हैं। मध्य युग के राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला रोमन विचारक मार्कस ट्यूलियस सिसरो, प्रसिद्ध वकील, ख्याति प्राप्त वक्ता, सफल गद्य लेखक लेकिन असफल राजनीतिज्ञ था। वह ऐसे समय हुआ जब पोलिबियस द्वारा प्रशंसित रोमन गणराज्य का संविधान पतन की ओर अग्रसर था। सिसरो का जन्म ईसा से पूर्व 106 में रोम के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसने विधि शास्त्र का गहन अध्ययन करके एक वकील के रूप में शीघ्र ही बड़ी ख्याति अर्जित कर ली। उसने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक जीवन में शीघ्र ही उसे एक निष्ठावान, जनसेवी और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में ही ईसा पूर्व 80 के लगभग उसे यूनान जाकर 3 वर्ष तक एथेंस में निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ उसने दर्शन शास्त्र और भाषण कला का समुचित अध्ययन किया। रोम लौटकर राजनीतिक जीवन में वह पुनः सक्रिय हो गया। ईसा से पूर्व 64 में वह कौंसुल नियुक्त हुआ और कुछ समय तक वह सिलीसिया का गवर्नर रहा। ईसा से पूर्व 58 में उसे रोम से निर्वासित कर दिया गया क्योंकि उस पर रोम के सैनिकों को गैर कानूनी ढंग से जान लेने का अभियोग था। ईसा से पूर्व 57 में जब उसे निर्वासन से बुलाया गया तो उसने अपनी लेखनी और भाषणों द्वारा गणराज्य और उससे संबंधित संस्थानों को सुरक्षित करने के लिए जूलियस सीजर और मार्क एंटनी का विरोध किया। सीजर के प्रति सहिष्णुता का परिचय दिया। सीजर के पतन के बाद मार्क एंटनी सिसरो की आलोचना का शिकार हुआ। मार्क एंटनी में सीजर जैसी सहनशीलता का अभाव था, अतः सिसरो को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ईसा से पूर्व 43 में उस पर अभियोग लगाकर प्राणदंड दिया गया। जब अपने प्राण बचाकर वह भाग रहा था तो मार्क में एंटनी के आदेश पर उसका वध कर दिया गया। साथ ही उन हाथों को काट डाला गया जिन्होंने एंटनी के खिलाफ लेख लिखे थे। यदि सुकरात ने सत्यान्वेषण के मार्ग पर चलने के लिए विषपान किया तो रोम के सिसरो ने राजनीति को नैतिकता के मार्ग पर उन्मुख करने के प्रयत्नों में आत्माहुति दी। मार्कस ट्यूलियस सिसरो ईसा मसीह से 1 सदी पहले रोमन गणराज्य में पैदा हुआ। उसने अपने जीवन में जूलियस सीजर, तानाशाह का अभ्युदय तथा रोमन गणराज्य का पतन देखा। सिसरो रोमन न्यायालयों का प्रसिद्ध अधिवक्ता था। वह कौंसुल में भी रहा। उसने सीजर के तानाशाही का विरोध किया। सीजर की हत्या 48 ईसा पूर्व के बाद उसने तानाशाह मार्क एंटनी की आलोचना की। इस आलोचनात्मक भाषण माला को फिलिपिक्स कहा जाता है। इसे फिलिपिक्स के कारण उसकी जान गई। सिसरो के राजनीतिक दर्शन पर प्लेटो, अरस्तु और स्टोइक्स विचारधारा का प्रभाव है। उसने प्राकृतिक कानून का सिद्धांत स्टोइक्स से लिया। स्टोइक्स कौन थे? तो स्टोइक संप्रदाय का प्रवर्तन ईसा से 3 साल पहले यूनान में हुआ। इसका प्रवर्तक जेनो था। दार्शनिकों का यह संप्रदाय सुख दुख से उदासीन, स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है जो आत्मसंयमी और सदाचारी हो। राजनीतिक क्षेत्र में स्टोइक्स ने तर्कपूर्व विवेक पर आधारित प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, सार्वभौमिक राज्य व मानवीय बंधुत्व, सार्वभौमिक नागरिकता और मानव की प्राकृतिक समानता आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सिसरो, सेनेका जैसे रोमन विचारक इस राजनीतिक विचारधारा के समर्थक थे। रोमन राजनीतिक चिंतन, रोमन पॉलिटिकल थॉट क्या थे? तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यूनानी चिंतन, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के बाद रोमन चिंतन आता है। रोमन राजनीतिक चिंतन के तहत मुख्य 3 विचारक थे, पोलिबियस, सिसरो और सेनेका। रोमन चिंतन की मुख्य देन क्या है? व्यक्ति का राज्य से प्रथा का स्वतंत्र अस्तित्व। राज्य नैतिक व सर्वोच्च इकाई नहीं, वैधानिक इकाई है। राज्य का निर्माण लोगों की सहमति से हुआ है। राज्य व समाज तथा राजनीति व नैतिकता अलग अलग हैं। प्राकृतिक कानून व सकारात्मक कानून की अवधारणा रोमन विचारकों ने दी। इम्पीरियम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इम्पीरियम, रोमन चिंतन से निकला यह सिद्धांत आधुनिक संप्रभुता यानी सॉवरेंटी सिद्धांत के समानार्थी। सिसरो की कृतियाँ, तो बुक्स कौन कौन सी थी सिसरो की? सिसरो की 2 पुस्तकें ऐसी है जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से है, डी रिपब्लिका और डी लेजिबस। ये दोनों नाम प्लेटो की कृतियों रिपब्लिक और द लास्ट से मिलते जुलते हैं। सिसरो ने इन्हें लिखा भी संवेदनात्मक संवाद शैली में है, यानी डायलेक्टिकल मेथड में लिखा है। डी रिपब्लिका ये 54 ईसा पूर्व में लिखी जाती है। तो प्लेटो के रिपब्लिक की तरह सिसरो ने भी अपनी कृति आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की कल्पना की है, परंतु यह प्लेटो के आदर्श राज्य से भिन्न है। यह यूटोपियन की बजाय वास्तविकता के ज़्यादा निकट है। सिसरो ने इस पुस्तक में राज्य को एक
वैधानिक साझेदारी यानी जूरियस सोसाइटीज़ कहा है। डी लेगिबस, इससे दलाल से प्रेरित है और ये 44 ईसा पूर्व में लिखी गई। तो इस पुस्तक में प्राकृतिक विधि की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ। ये विधियाँ मानवीय विवेक तथा बुद्धि पर आधारित होती हैं। यह अवधारणा स्टोइक संप्रदाय से प्रेरित है। सिसरो ने इस समय कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत का समर्थन किया। डी ऑफिसियस, तो इस ग्रंथ में सिसरो ने नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों की विशद विश्लेषण की। इस ग्रंथ में सिसरो ने नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों की बृहद विवेचना की है। सिसरो का राजनीतिक चिंतन, तो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ सिसरो, मानवता का समर्थन या मानव समता का समर्थन करता है। ये अरस्तु जहाँ मनुष्यों में प्राकृतिक असमानता का समर्थन करता है, वहीं सिसरो समानता का। उसका मानना था कि सद्गुणी होने की क्षमता व बुद्धि सभी मानवों में पाई जाती। मानवीय समता कि इसी अनुसमर्थन की वजह से ही सिसरो दासता को अस्वाभाविक और कृत्रिम बताता है तथा विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का समर्थन करता है। एम.बी. फास्टर, सिसरो का चिंतन दो सिद्धांतों पर आधारित है जो अरस्तु के बाद के हैं। प्रथम प्राकृतिक कानून का सिद्धांत और द्वितीय मनुष्यों की समता का सिद्धांत। राज्य संबंधी विचार, प्लेटो व अरस्तु की तरह सिसरो राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानता है। पर एक तथ्य जो अलग है वह यह है कि सिसरो राज्य की उत्पत्ति में जन सहमति को आवश्यक मानता है, यानी कंसेंट ऑफ द पीपल को ये इम्पोर्टेंट मानता है। राज्य ना तो सामाजिक समझौते का ना ही शक्ति का बल्कि जन सहमति का से उत्पन्न होता है। सिसरो ने राज्य को जनता का मामला तथा वैधानिक साझेदारी कहा है। यह केवल जान माल की सुरक्षा करने वाली अनुबंध जनित संस्था मात्र नहीं है जैसा कि हॉब्स मानता है, बल्कि 200 वाली लोक संप्रभुता से ज़्यादा साम्य रखती है जिसका उद्देश्य सामूहिक जन कल्याण। सिसरो राज्य सर्वसाधारण की संपत्ति है। यह बहुत सारे लोगों का ऐसा समुदाय है जो न्याय की प्रतिष्ठा और सर्वहित में सहयोग का समझौता करके संगठित हुए हैं। सिसरो के अनुसार कॉमनवेल्थ उन लोगों का एक समूह है जो सामाजिक हितों से जुड़े हुए और सही बात को अपनी सामूहिक स्वीकृति देते हैं। सिसरो का मानना था कि जो शासक रिपब्लिक कॉमनवेल्थ के आदर्श को स्थायी बनाने के लिए प्रयास करते हैं उन्होंने लोगों की घृणा से बचते हुए उनका प्यार बटोरना चाहिए। उसका कहना था कि जो आज्ञाकारिता भय से उद्गमित होती है वह स्थायी तथा शाश्वत नहीं होती। इसके विपरीत प्रेम से प्रभावित आज्ञाकारिता सदा के लिए निष्ठा आधारित रहेगी। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। प्राकृतिक कानून या शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ, वो कानून होते हैं जो राज्य सत्ता की बजाय मानवीय तर्क बुद्धि पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए या किसी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जिस मात्रा में उसका अपराध है। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, अतः आत्मरक्षा का भाव प्राकृतिक कानून। ये कानून मानवीय विवेक पर आधारित होते हैं। सकारात्मक कानूनों, राज्य सत्ता द्वारा घोषित कानून के विपरीत ये अनंत काल तक मान्य होते हैं। इन्हें ना तो रद्द किया जा सकता और न ही खत्म। यह हमें उचित व अनुचित के बारे में बताते हैं। मानवीय तर्क बुद्धि या विवेक का तात्पर्य है उचित का समर्थन व अनुचित का निषेध। उचित व अनुचित के निर्धारण का आधार प्रकृति होती है, न कि किसी मानव की अपनी राय। सिसरो ने प्राकृतिक कानून या ईश्वर के कानून को समानार्थी एक दूसरे को पर्याय माना तथा मानवीय कानूनों, सकारात्मक कानूनों को प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करने की सलाह दी है। सिसरो कानून उच्चतम बुद्धि व विवेक, हाईएस्ट रीजन है। यह प्राकृतिक है तथा शाश्वत व अपरिवर्तनशील है। यह हमें करने योग्य कार्यों का आदेश देता है तथा अनुचित कार्यों का निषेध करता है। सिसरो के अनुसार सच्चा कानून सही विवेक है जो प्रकृति के साथ अनुकूलता रखता है, जो सर्वव्यापी है, निरंतर है और शाश्वत भी। नागरिकों को भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों, सकारात्मक कानून का वहीं तक पालन करना चाहिए जहाँ तक वे प्राकृतिक कानूनों के अनुसार हो और अनुकूलित हो। इस प्रकार प्राकृतिक कानून मानवीय तर्क और विवेक द्वारा निर्धारित नैतिक व्यवहार संबंधी उचित और अनुचित के वे नियम हैं जो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अलिखित हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। उदाहरण के लिए आत्मरक्षा, परोपकार, सत्यता, ईमानदारी आदि के भाव। सिसरो के अनुसार मनुष्य दो प्रकार के कानूनों के अधीन है, प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉज और राज्य निर्मित लॉ यानी स्टेट लॉस। इन प्राकृतिक कानून सिद्धांत के दो और सिद्धांत निकलते हैं। तो इस प्राकृतिक कानून सिद्धांत के दो और सिद्धांत निकलते हैं। कौन कौन से? मनुष्यों की प्राकृतिक समता का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि प्रकृति ने दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति का समर्थ कुछ ही लोगों को दिया। इसके विपरीत सिसरो का विचार है कि प्राकृतिक कानून को पहचानने का विवेक प्रत्येक मनुष्य में, भले ही मनुष्य भिन्न भिन्न चीज़ें सीखते हों और सीखने की क्षमता हो, सब में समान रूप से पाई जाती है। भले ही मनुष्य भिन्न भिन्न चीज़ें सीखते हों पर सीखने की क्षमता तो सब में समान रूप से पाई जाती है। यह तर्क बुद्धि ही है जो मानव को पशुओं से अलग करती है और यह निश्चय ही सब मनुष्यों में साझी है।
कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। जहाँ प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से ऊपर होता है, वहीं सिसरो का मानना है कि प्रकृति अपने कानूनों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, यहाँ शासक और शासित दोनों समान हैं। सिसरो के अनुसार सब मनुष्य एक सार्वभौमिक लॉ यूनिवर्सल लॉ के अधीन है तथा उनकी नीति एक ही राजनीति समाज के सह नागरिक होना है। मिश्रित शासन व्यवस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट। तो सिसरो राज्य में निरंकुश शासन की स्थापना का घोर विरोधी था, अतः उसने मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किया जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र के समन्वय पर आधारित हो। रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था उसका आदर्श थी। न्याय संबंधी विचार। तो प्लेटो की भांति सिसरो ने भी न्याय के विचार को अपने आदर्श राज्य का केंद्रीय विचार माना, परंतु राज्य की प्रकृति और न्याय के सिद्धांत के विषय में सिसरो के विचार प्लेटो से भिन्न। वह यह नहीं मानता कि जैसा प्लेटो ने आदर्श राज्य में समाज को निम्न और उच्च वर्गों में बांटा है, वह प्लेटो की भांति व्यक्ति को प्राकृतिक असमानता में नहीं वरन समानता में विश्वास करता है। सिसरो के अनुसार न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक, राइट रीजन का आदेश, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेक संपन्न होता है इसलिए वे सभी समान हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं में सभी मनुष्य समान हैं और जो आज समानता देखते हैं वह सामाजिक संस्थानों द्वारा उत्पन्न की गई है। सिसरो के अनुसार अधिकारों की रक्षा न्याय का मूल आधार है। इस प्रकार सिसरो का न्याय कांट के नैतिक आदेश यानी मोरल इम्पेरेटिव के समान। दासता संबंधी विचार। तो सिसरो दास प्रथा को अस्वीकार करता है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त दासों को न्यायोचित और मानवोचित व्यवहार का पात्र मानता है। सकारात्मक या प्रत्यक्षवादी न्याय। पॉजिटिव लॉ क्या है? तो ये कानून किसी राज सत्ता या प्रभु सत्ता राज की इच्छा को व्यक्त करते हैं। उस प्रभु सत्ताधारी के राज क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए इन कानूनों का पालन अनिवार्य होता है। उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। ये प्राकृतिक और ईश्वरीय नहीं बल्कि मानव निर्मित है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, सड़क कानून, जीएसटी आदि सकारात्मक कानून। ये सार्वभौमिक नहीं होते बल्कि सभी राज्य व्यवस्थाओं में अलग अलग होते हैं। तानाशाही में अलग, लोकतंत्र में अलग। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। शिवाइन क्या कहता है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसकी महत्ता इस बात से है कि उसने स्टोइक के प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को वह रूप प्रदान किया जिसमें वह स्वयं उसके काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक समस्त पश्चिमी यूरोप में सार्वभौम रूप से मान्य किया गया। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है कि वह पहला रोमन था जिसने दर्शन को विद्वानों के हाथ से लेकर उसे विदेशी भाषा के बोझ से मुक्त किया। उसने दर्शन को विवेक की भांति जनसाधारण की मिलीजुली संपत्ति बना दी। सिवाइन सिसरो का महत्व अपने विचारों की मौलिकता में नहीं वरन अभिव्यंजना की शैली में। मैक्स बियर सिसरो संपत्ति हितों का प्रतिनिधि था। उसका भूमि के पुनर्वितरण और ऋणों की निरस्तता से कोई लेना देना नहीं था।